तो अक्टूबर में 15-22 का हमारा क्वेश्चन है जो हम करने जा रहे हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का चैप्टर है हमारा। पेज नंबर आपका है जी ये 220 पेज है, पेज नंबर 220 है। इसमें आपने करना क्या है, इसमें आपने वही explain why no amounts have been entered in the financial statements in respect of the many hours worked during the year by volunteers, because volunteers are not basically the people to whom the payment is supposed to be made. The money measurement concept says that only those transactions which can be expressed in monetary terms will be recorded in the books of accounts. तो ये वॉलंटरी है इसलिए हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है जी। तो ये उसने कहा है कि ओरिजिनल प्रॉफिट से आपने करेक्टेड प्रॉफिट फाइंड करना है, और फिर उसने कहा है करेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी उसने बनाने को क्वेश्चन में हमें कहा है। तो हम अब सवाल को करते हैं सॉल्व। The following is the statement of financial position on 31 December 2014। नॉन करंट एसेट्स दिए हुए हैं, प्रीमिसेस एट वैल्यूएशन है, ऑफिस इक्विपमेंट एट बुक वैल्यू, मोटर व्हीकल्स एट बुक वैल्यू, करंट एसेट्स दिए हुए इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, टोटल एसेट्स आपके पास आ गए। फिर कैपिटल एंड लायबिलिटीज़ हैं, कैपिटल उसमें प्रॉफिट फॉर द ईयर ऐड हो रहा है। फिर नॉन करंट लायबिलिटी में 6% लोन रीपेबल है 24,000 का, करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल्स हैं 38,000 के। After preparation of the statement, following were discovered: goods which were included in the inventory at the cost price of 1900 have been damaged and could be sold for only 360। यानी जो गुड्स थी जो कि इन्वेंट्री में आपने शामिल की हैं कॉस्ट प्राइस पे 1900 की, वो डैमेज हो गई हैं और अब बिक सकती हैं कितने की, 360 की बिक सकती हैं सिर्फ। तो ये मैंने आपको बताया था कि इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV विच एवर इज लेस। तो हियर NRV इज 360, यानी आपके पास जो वैल्यू इन्वेंट्री की पड़ी हुई है वो 1900 है, लेकिन जब मार्केट में बेचते हैं तो वो 360 की बिकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको लॉस हो गया कितने का, 1540 का आपको लॉस हो गया। उसको आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, उसकी एंट्री आप पास करेंगे, डायरेक्ट एक्टिव एंट्री ही पास होगी उसकी। और वो क्या होगी जो हम पास करेंगे, एंट्री हम पास करेंगे जी कॉस्ट ऑफ सेल्स, जैसे कि पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। टू क्लोजिंग इन्वेंट्री, और ये अमाउंट होगी 1540 से, और क्रेडिट भी आपका हो जाएगा 1540 से। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स टू क्लोजिंग इन्वेंट्री आप इसकी एंट्री पास कर देंगे पहले की। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV विच एवर इज लेस। कॉस्ट उसकी 1900 है लेकिन मार्केट में उसकी प्राइस 360 है, तो 1540 का आपको लॉस होगा, जिसको आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स टू क्लोजिंग इन्वेंट्री के नाम से रिकॉर्ड करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ द, it should not be a part of the closing inventory, we should write the closing inventory at 360, लेकिन हमने लिखी हुई 1900 पे, तो आपको फिर डिक्रीज करनी पड़ेगी क्लोजिंग इन्वेंट्री को, और इसी वजह से आप एंट्री पास करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स टू क्लोजिंग इन्वेंट्री, हम उसकी जो है वो एंट्री पास कर देंगे। तो आगे नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है जी वो, इंटरेस्ट एट 6% per annum had not been paid on the loan, no entry had been made for this। 6% इंटरेस्ट है, had not been paid, वो आपने अभी तक कह रहा है पे नहीं किया, no entry had been made for this, इसकी हमने कोई एंट्री पास अभी तक नहीं की। तो इंटरेस्ट 6% है जो हमने अभी तक पे नहीं किया, तो 6% लोन पे इंटरेस्ट हम निकालते हैं। 24,000 का लोन है, 6% उस पर इंटरेस्ट है, तो हम उसको कैलकुलेट करते हैं। 24,000 का लोन है और उस पर 6% जो है वो हमारा इंटरेस्ट है। 24,000 पे हम 6% निकाल लेते हैं, 2.06 आ जाएगा 1440, उससे हम एंट्री पास कर देंगे हम लोन इंटरेस्ट टू एक्रूड लोन इंटरेस्ट, कितने से, 1440 से। ठीक है जी। अब ये लोन इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस भी है और एक्रूड लोन इंटरेस्ट आपकी लायबिलिटी भी है। वो क्यों सर? क्योंकि आपका लोन इंटरेस्ट था जो आपने पे करना था किस पर,
लोन पे 6%, लेकिन आपने उसकी कोई एंट्री अभी तक पास नहीं की, तो आपको पूरी एंट्री पास करनी पड़ेगी। लोन इंटरेस्ट एक्सपेंस के तौर पे डेबिट भी करेंगे और वो करंट लाइबिलिटी में भी आएगा। नंबर 3 पॉइंट देखते हैं। इंश्योरेंस कॉस्टिंग 12,000 फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2015 हैड नॉट बीन पेड एंड हैड बीन कंप्लीटली ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इंश्योरेंस थी 12,000 की, जो हमने पे की है फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2015, had not been paid and had been completely omitted from the books of account, हमने उसे रिकॉर्ड ही नहीं किया। अच्छा, अब जरा गौर कीजिएगा सवाल के ऊपर कि हमारा सवाल कब खत्म हो रहा है। बेटा हमारा क्वेश्चन जो है, द फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ फ्रांसिस फ्लिंटॉफ एट 31 दिसंबर 2014। तो हमारा साल खत्म हो रहा है 31 दिसंबर 2014 पे। जबकि अगर आप गौर करें तो सवाल में ये कह रहा है कि इंश्योरेंस आपने 12,000 की जो पे की है, हैड नॉट बीन पेड, वो 30 सितंबर 2015 तक का साल है जो आपने पे नहीं की। इसका मतलब है कि ये 30 सितंबर 2015 वाला साल है, ये कब शुरू हो रहा है? ये शुरू हो रहा है 1 अक्टूबर 2014 से और ख़त्म हो रहा है 30 सितंबर 2015 पे। तो इसका मतलब है कि आपने एक्चुअली 3 महीने की इंश्योरेंस जो है इस साल से जो बिलोंग करती है वो पे नहीं की, अक्टूबर की, नवंबर की, दिसंबर की। तो उसकी हम एंट्री बेसिकली पास करेंगे। इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और एक्रूड इंश्योरेंस या इंश्योरेंस पेएबल जो है वो क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है जी, इंश्योरेंस एक्सपेंस टू एक्रूड इंश्योरेंस, और इसकी अमाउंट आ जाएगी 3। इंश्योरेंस क्या किया आपने? इंश्योरेंस मैंने कैसे निकाला बेटा? 12,000 का मैंने लिया है 3/12। वो कैसे कि ये जो पेमेंट हमने की है वो ये पूरे साल की है, जो शुरू हो रहा है 1 अक्टूबर 2014 से और ख़त्म हो रहा है 30 सितंबर 2015 पे। ये 12 महीने हैं, लेकिन हमारा जो साल है वो 31 दिसंबर को ख़त्म होता है 2014 में। इसका मतलब है कि इस साल अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 मंथ की इंश्योरेंस है जो आपने अभी तक पे नहीं की, और उसकी हम एंट्री पास करेंगे। इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट 3/12 करके, और एक्रूड इंश्योरेंस क्रेडिट जो कि आपकी लायबिलिटी है जो कि क्रेडिट हो जाएगा। तो एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, एक्रूड इंश्योरेंस के नाम से आपकी लायबिलिटी जो है वो क्रेडिट हो जाएगी। ओके, क्योंकि आपकी जो पीरियड जिस साल से हम बिलोंग करते हैं वो 2014 का साल है यार। 2014 के साल में सिर्फ 3 मंथ्स का पीरियड शामिल है जिसकी इंश्योरेंस की पेमेंट हमने अभी तक नहीं की, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 12,000 पूरे साल का है, तो 3/12 करके मैंने पे किया कि इंश्योरेंस एक्सपेंस टू प्रीपेड इंश्योरेंस, एक्रूड इंश्योरेंस मैंने एंट्री उसकी पास कर दी। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 30 दिसंबर 2014 हैज बीन चार्ज करेक्टली। The bookkeeper had also entered a charge for motor vehicle for the year ended 31 December 2015 in error. Depreciation is charged on motor vehicle at 10% on a reducing balance method. ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस क्वेश्चन का। एक्चुअली आपने 31 दिसंबर 2014 की डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी हुई है 10% रेट के हिसाब से, लेकिन गलती से आपने 2015 की डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर दी है 1 साल की एक्स्ट्रा मोटर व्हीकल पर। यानी मोटर व्हीकल जो दिया हुआ आपको 40,500 का, इस पर आप 10% 1 साल की डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर चुके हैं। अब इसको मैं समझाता हूँ ये कैसे हुआ है। असल में हमारा एसेट था 50,000 का, इस पर डेप्रिसिएशन हुई पहले कितने परसेंट? 10%। तो ये रह गया 5,000 माइनस हो गया, ये रह गया 45,000 का। अब मुझे रिकॉर्ड करनी चाहिए थी अमाउंट कितने से? 45,000 से, लेकिन मैंने इसमें 10% डेप्रिसिएशन मजीद चार्ज कर ली 4,500, और मैंने अमाउंट जो लिखी हुई वो कितनी है? 40,500। तो मुझे डेप्रिसिएशन को इसमें से डिक्रीज करना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू इनकम स्टेटमेंट कितने से? 4,500 से मैं मोटर व्हीकल में अमाउंट ऐड कर दूंगा और प्रॉफिट में भी ऐड कर दूंगा। सर ये बात आपकी समझ तो आ गई है, लेकिन हमारे पास तो 40,500 की अमाउंट है ना एक्चुअली। असल में हमने क्या किया है वो मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास 40,500 की अमाउंट है एंड दिस 40,500 इज 90% ऑफ द एक्चुअल वैल्यू। तो मैं क्या करूँगा, मैं मल्टीप्लाई करूँगा इसको कितने से? 100 से, और डिवाइड कर दूंगा 90 से, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी जो कि एक्चुअल अमाउंट लिखनी चाहिए थी मुझे 45,000। जो ये वैल्यू जो दी हुई है 40,500 दैट इज 10%, ये कम है। यानी आप ये भी कह सकते हो
इस तरह भी लिख सकते हो कि 4500 जो है वो बराबर है 90% 90% of the value at start। इसको आप सॉल्व करेंगे, डिवाइड बाय 90 से करेंगे, 90 से करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली वैल्यू आ जाएगी 45,000 की। लेकिन इसको समझाने के लिए मैंने एक और तरीके से भी आपको बताया है कि असल में आपकी वैल्यू 50,000 थी, आपने उस पर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करनी थी 5,000, तो आपने वैल्यू लिखनी थी कितनी 45,000, लेकिन 45,000 में से आपने 5,000 मजीद माइनस कर दिया 10% के हिसाब से, 4500 आ जाएगा आपका। तो 40,500 जो है वो आपके पास आ जाएगी वैल्यू, और 4500 से आप रिवर्स एंट्री बेसिकली पास करेंगे क्योंकि आपको 45,000 रिकॉर्ड करना था इंस्टेड ऑफ 40,500। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट हो जाएगा और इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट हो जाएगी आपकी। ठीक है जी, देखें इसमें कोई मसला है तो बताएं, समझ आ गई है? आगे सर। ओके, गुड हो गया। अब हम इसको बेसिकली इसकी बनाते हैं बैलेंस शीट, जो कि क्वेश्चन में बेसिकली कहा है कि हमें बेसिकली तो बैलेंस शीट बनानी है इसकी। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए हम इसको दोबारा से हमें इसको सॉल्व करना है, बल्कि पहले तो हमने प्रॉफिट निकालना है करेक्टेड। तो प्रॉफिट निकालने के लिए पहले हम सवाल में देख लेते हैं प्रॉफिट हमें कितना दिया हुआ है जी। प्रॉफिट फॉर द ईयर हमें दिया हुआ है 53,400। तो प्रॉफिट हमें दिया हुआ है जी 53,400, वो मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ, ज़रा ईजी हो जाएगा इस जगह पे। इसको मिटा देता हूँ ना। तो 40,400 जो है वो आपका सॉरी प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, जस्ट मिनट। वो दिया हुआ है जी आपको 53,400। ठीक है जी, उसके बाद हम देखते हैं जी नेक्स्ट क्या कहते हैं जी। वो सबसे पहली एंट्री जो है जिसमें आपने देखना है कि क्या कोई एक्सपेंस इनकम का अकाउंट इफेक्ट हो रहा है। जी बिल्कुल हो रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल्स है। कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो आपकी डेबिट हो रही है, इतने से आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये 1540 इसमें से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है जी, लॉस ऑफ इन्वेंट्री के नाम से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इसमें से। उसके बाद लोन इंटरेस्ट है वो आपका एक्सपेंस है, वो भी हम लेस कर देंगे। कितना है जी 1440 माइनस हो जाएगा। फिर इंश्योरेंस एक्सपेंस है आपका, वो भी आपका लेस हो जाएगा। कितना है जी 3000, क्योंकि डेबिट जो हो रहा है। फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट हो रही है, तो ये आपका बेसिकली क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। डेप्रिसिएशन जो आपने रॉन्ग चार्ज की है 4500, ये ऐड बैक हो जाएगा आपका। तो आप निकाल लेंगे तो आपका करेक्टेड प्रॉफिट जो है वो आपके पास आ जाएगा। क्योंकि लोन इंटरेस्ट और इंश्योरेंस एक्सपेंस है ना, डेबिट हो रहा है तो प्रॉफिट डिक्रीज करेगा उससे। 53,400 माइनस 1540 माइनस 1440 माइनस 3000 कितना आता है ज़रा बताएं। ये 51920 आपका आ जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, 51920 आपका प्रॉफिट जो है वो आ जाएगा। अब हमने इसकी बनानी है बैलेंस शीट, करेक्टेड बैलेंस शीट भी बनानी है, तो हम बनाते हैं। यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं कहता हूँ तो हम बना देते हैं इसकी। यहाँ सबसे पहले आपके आ जाएंगे जी नॉन करंट एसेट्स।
देखते हैं हम कौन कौन से दिए हुए क्वेश्चन में, क्वेश्चन सिर्फ आने हैं ना हमने सारी चीज़ें। तो दिए हुए प्रीमिसेस एट वैल्यूएशन है 2,54,000 की, एंट्रीज की बेसिस पे कोई चेंज नहीं आ रहा, तो प्रीमिसेस एट वैल्यूएशन एज इट इज आ जाएंगी। कितनी है यार बताना जरा, बुक है आपके सामने 254,000। उसके बाद क्या आएगा जी आपका नेक्स्ट ऑफिस इक्विपमेंट है, वो देख लेते हैं हम। ऑल्सो एट बुक वैल्यू, वो कितना दिया है 74,500। फिर मोटर व्हीकल है जी 40,500 नहीं लिखेंगे हम क्या लिखेंगे मोटर व्हीकल को 40,500 प्लस कर देंगे इसमें 4,500, तो ये आपका आ जाएगा 45,000, क्योंकि आपने उसमें डेप्रिसिएशन ज़्यादा माइनस कर दी हुई है। $254,000 plus 74,500 plus 45,000, 373500 3500। उसके बाद आपके आ जाएंगे जी करंट एसेट्स। करंट एसेट में सबसे पहले आपके आ जाएगी जी क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितने की दी हुई जी देख लेते हैं हम। क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको दी हुई जी 65600 की, लेकिन इसमें एक एडजस्टमेंट हो रही है, आप देखें क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी जो है वो क्रेडिट हो रही है 1540 से, तो वो आपको माइनस करना पड़ेगा क्लोजिंग इन्वेंट्री में से 1540, ठीक है, क्योंकि क्रेडिट हो रही है ना, तो ऐसे डिक्रीज कर रहा है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री में से 1540 माइनस करेंगे, ये है 65600 की, तो हम लिखते हैं जी 00 माइनस 1540 जो आएगा वो हम क्लोजिंग इन्वेंट्री में लिखेंगे 1540, तो 64060 आपकी आ जाएगी क्लोजिंग इन्वेंट्री, जो मैं यहाँ पर लिखूंगा 64060। उसके बाद आप क्या आ जाते हैं जी ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स आपको दिए हुए जी 14,800 के, ठीक है जी। उसके बाद है जी आपके ट्रेड रिसीवेबल्स के बाद है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 14,200, इनमें कोई चेंज नहीं आ रहा ना, ट्रेड रिसीव में भी कोई चेंज नहीं आ रहा, अगर कोई एंट्री होती तो मैं ट्रेड रिसीवेबल की पास करता, लेकिन इसमें कोई चेंज आ ही नहीं रहा, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो है वो आपका 14,200 का है। कर लेते हैं जी 64060 प्लस 14,800 और सॉरी 64060 प्लस 14,800 प्लस 14,200 आ जाएगा 93060, आ जाएगा 93060, ठीक है, इनको हम ऐड कर लेंगे जी 93060 प्लस 373500, ये आपका आ जाएगा 466,560।